साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल लव मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि 22 में दिया गया मूल अधिकार कैसा है और क्या है और ये कितना हमें अधिकार प्रदान कर पाता है। साथ ही इसमें यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें किन किन स्थितियों में हमें इससे वंचित किया जा सकता है और बीच बीच में मैं आपको बताते भी चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न कैसे इससे पूछा जाता है। बहुत ही छोटा, बहुत ही क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में इस अनुच्छेद को वर्णित किया गया है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत व्यापक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यह जो अनुच्छेद 22 है वह अपराध और अपराध के बाद या अपराध से कुछ पूर्व की स्थितियों के लिए है। यदि आपने अपराध नहीं किया है या सरकार को या पुलिस को या कार्यपालिका को लगता है कि आप अपराधी नहीं हैं, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। परंतु किसी गलतफहमीवश, किसी कारणवश, किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण जहां पे आपको माना गया है कि आप अपराधी हैं या आप अपराध कर सकते हैं, तो फिर उस स्थिति में आपको क्या क्या अधिकार संविधान ने प्रदान किए। ध्यान रखिए, साधारणतः हमें लगता है कि अपराध और अपराधी जो होते हैं वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर न्यायालय उन्हें दंड देती है, परंतु सर्वसाधारण ऐसी बात नहीं होती। बहुधा ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि पुलिस जो है या वैसा कोई संगठन किसी साधारण व्यक्ति को भी इस सब मामलों में घसीट लेती है। ध्यान रखिए, हमारे देश में न्याय करना काम न्यायालय का है। आजकल बहुत बार आप देखते होंगे सड़कों पर न्याय, सड़क के किनारे न्याय, ऑन द स्पॉट फैसला, ये सब जो प्रवृत्तियां हैं कहीं ना कहीं एक उत्तेजक मामला हो सकता है। एक समाज के रूप में उदाहरण हमें प्रस्तुत करके नाचा गाया जा सकता है, परंतु एक व्यक्ति के रूप में ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन होता है। आपको ये ध्यान दिला दूं कि इस तरह के जो न्याय होते हैं बाद में बहुधा गलत पाए जाते हैं। किसी का एनकाउंटर हो गया, किसी की हत्या कर दी गई या कि कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पे लोगों को लगा चलो ठीक है अपराधी था, मारा गया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब बाद में जांच हुई तो पता लगा वो अपराधी नहीं था। तो संविधान निर्माताओं ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको रखा है। याद रखिए कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 ये सब जो हैं हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं अपराध और अपराध के आरोप लगने पर। तो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको स्पष्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपको अनुच्छेद 22 जो है एकदम साधारण लगेगी, एकदम साधारण है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा। अनुच्छेद 22 जो है इसका हेडिंग है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। देखिए क्या लिखा है, कुछ दशाओं में, सभी दशाओं में नहीं। याद रखिए जो गिरफ्तारी आपकी होती है वो बहुधा प्रकार से हो सकती है। जैसे कहीं पे कुछ आपका झगड़ा हुआ, किसी ने केस कर दिया, पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली कि भाई आपने अमुक व्यक्ति का सर फोड़ दिया है, आपने अमुक व्यक्ति का अंग भंग कर दिया है या आपने अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी है। उस चूंकि वो व्यक्ति आपका नाम ले रहा है तो हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये भी एक गिरफ्तारी हो गई। दूसरा, आप बेटिकट ट्रेन में चल रहे हैं, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आप अलबल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक गिरफ्तारी हो गई। तीसरा, आप सड़क पे चल रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है या आपने वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना कर दी, पुलिस उस समय भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा आपको पुलिस बहुधा बार किसी व्यक्ति को अपराध से पूर्व भी गिरफ्तार कर लेती है कि भाई आप पर जो है ऐसे हमको शक लग रहा है कि आप अपराध करेंगे या आपकी संलिप्तता जो है किसी खास प्रकार के होने वाले अपराध में, वहाँ पर भी गिरफ्तारी होती है। इसके अलावा किसी की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जो है कोर्ट जारी कर देता है। तो गिरफ्तारी बहुत तरह की होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ दशाओं में, याद रखिए सभी दशाओं में नहीं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों से संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 22 जो है वो सभी दशाओं में गिरफ्तारियों को से संरक्षण प्रदान नहीं करता, वो सिर्फ कुछ दशाओं में। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब किन दशाओं में यस और किन दशाओं में नो, हम इसको आगे समझ लेंगे। अब
अब देखिए यहाँ पे क्या है, गिरफ्तारी और निरोध, ठीक है ना। किसी भी आदमी को मुख्य रूप से भारत में दो तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला, मैं साधारण अपराध को नहीं, एक विस्तृत रूप से उसको बता रहा हूँ कि पहला, जब कोर्ट ने यह मान लिया कि आपने अपराध किया है, फिर आपको गिरफ्तार किया जाता है और कारावास दे दिया जाता है। एक होता है कि नहीं, लग रहा है कि आप कोई कांड करने वाले हैं, तो पुलिस अपराध को रोकने के लिए, कानून की रक्षा के लिए भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये दो स्थितियां होती हैं। एक नज़र उन दोनों स्थितियों पर देख लेते हैं। एक है निवारक निरोध, हिंदी में इसको निवारक निरोध, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे अपराध में जहां पे कानून का भंग होने वाला हो या कोई अपराध होने वाला हो, उससे पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसे निवारक निरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निवारक निरोध कहा जाता है। और दूसरा होता है दंडात्मक निरोध, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि दंडात्मक निरोध में क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना एवं सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाना, यानी कि इस प्रकार के गिरफ्तारी में आपको जेल में रखा जाएगा और ये माना जाएगा कि न्यायालय ने आपको जेल में रखने के लिए कहा है, तो तब इस प्रकार की गिरफ्तारी की जाएगी। पहला क्या है, निवारक निरोध, दूसरा है दंडात्मक निरोध। एक सवाल बनता है कि भाई दंडात्मक निरोध जो है वो तो कोर्ट के मामला है, लेकिन निवारक निरोध के लिए क्या है, तो इसके लिए भी सरकारें जो है कुछ न कुछ कानून बनाती हैं, पुलिस के पास कुछ न कुछ पावर होते हैं, अधिकार होते हैं, तभी वो गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए बहुत सारे कानून बने थे, मैंने उदाहरण इसके लिए आपको लिखा है। जैसे मीसा एक कानून आया था 1971 में, 1978 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। आपने मीसा का नाम सुना ही होगा, गूगल कीजिएगा समझ में आ जाएगा। फिर NASA, टाडा, पोटा, UAPA, COFE, POSA, ये सब जो है कानून हैं, ये सब निवारक निरोध कानून थे जो अपराध, स्मगलिंग, दवाइयाँ, चरस, गांजा, अफीम के जो क्या कहते हैं धंधे होते थे, स्मगलिंग होते थे, उनको रोकने के लिए ये सब कानून बनाए गए थे। इसके अलावा इस तरह के जो कानून होते हैं वो राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में बनाती हैं। इन कानूनों को निवारक निरोध कानून कहा जाता है और इन्हीं कानूनों के तहत पुलिस जो है बहुधा गिरफ्तारी करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह के कानूनों में जो बनते हैं, निवारक निरोध कानून जो बनते हैं, इसका बहुधा गलत दुरुपयोग भी सामने आने लगता है। अब देखिए, जैसे मीसा 71 में आया, 78 में हटा दिया गया। पोटा 2002 में आया, 2004 में हटा दिया गया, यानी 2 साल भी नहीं चल पाया। टाडा 1985 में आया, 1985 में आया और 1995 में हटा था। 1995 में हटा दिया गया, महज 10 साल के अंदर में इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? बहुत बार क्या होता है कि अपराध जो होते हैं हो रहे होते हैं, पुलिस को अधिकार दे दिया जाता है, परंतु इसी बीच में कुछ और भी मामले आ जाते हैं, जैसे राजनीतिक मामले भी आ जाते हैं। बहुधा क्या होता है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए भी इन सब कानूनों का प्रयोग किया जाने लगता है। एक सभ्य देश में आजकल जितने भी बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें ये सब निवारक निरोध जैसे कोई कानून साधारण परिस्थिति में नहीं होते, अर्थात विशेष परिस्थितियों में तो होते हैं, जैसे युद्ध हो गया या कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिससे राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में है, तब इस तरह के कानूनों का सहारा लिया जाता है। साधारण दृष्टि में नहीं लिया जाता है, परंतु भारत में यह साधारण दृष्टि में भी बनाया जाता है। इसके पीछे हालांकि कुछ कारण है, पर सबसे पहला कारण क्या है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, विविधताएं यहाँ बहुत है, बहुत तरह की क्या कहते हैं मानवीय समूहों का जमावड़ा है, तो तरह तरह के अपराध होते रहते हैं। अब एक ही कानून से सबको हाँका जाएगा तो कुछ न कुछ अपराध बचा रह जाता है या कुछ न कुछ अपराधी बचे रह जाते हैं। तो उस स्थिति से निपटने के लिए इन सब कानूनों का सहारा लिया जाता है। देखिए, अपराध और अपराधी हर जगह होते हैं, हर जगह मतलब हर जगह, कहीं पे भी, क्योंकि मानव है, एक मानवीय मस्तिष्क की उपजी हुई क्रिया है, यानी कि किसी अपराध जो है किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज होती है। अब व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, पुलिस में भी हो सकता है, राजनीति में भी हो सकता है, शासन में भी हो सकता है, प्रशासन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो व्यक्ति अपराध कहीं भी कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि माना गया कि भाई देखो, अपराध को है पुलिस को कुछ अधिकार दिया जाए ताकि वो साधारण कानूनों से
परे जा करके भी कुछ न कुछ कृत्य को अंजाम दे। लेकिन इन सब के बीच में ध्यान रखिएगा कि जब तक अपराध को सामाजिक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये ध्यान रखिएगा, निवारक निरोध, और दूसरा है दंडात्मक निरोध। आगे जब मैं बोलूँ निवारक निरोध तो समझ जाएंगे, और आगे जब कोई बोले दंडात्मक निरोध तो उसको भी समझ जाएंगे। अगला पॉइंट जो है कि अनुच्छेद 22 नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों पर लागू है एवं मनमानी गिरफ्तार से रोकता। परीक्षाओं में प्रश्न यही पूछेगा कि क्या अनुच्छेद 22 सभी प्रकार की गिरफ्तारियों से संरक्षण प्रदान करता है? तो नहीं, कुछ गिरफ्तारियों में। दूसरा, क्या अनुच्छेद 22 गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 22 जो है सभी को प्राप्त है, नागरिक गैर नागरिक सभी को। तीसरा, अनुच्छेद 22 किस पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 22 जो है मनमानी गिरफ्तारी, यानी कि पुलिस के द्वारा मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगाता है। ये 3-4 चीजें जो है वो अनुच्छेद 22 के बारे में सीधा सीधा बात है, और सीधे सीधे इसको ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 22 में वर्णित उन कंडिकाओं को जिसके सहारे आप इसको पूर्ण रूप में आगे समझ सकते हैं। अब समझते हैं अनुच्छेद 22 को आगे उसके प्रावधानों के सहित। देखिए, एक नज़र देख लीजिए। अनुच्छेद 22 में वैसे तो टोटल 7 कंडिकाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन इसमें मुख्यतः 1-2 ही है। बाकी जो 3, 4, 5, 6, 7 हैं वो निवारक निरोध के लिए है। 22 का एक क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति, ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा एवं पसंद के वकील से परामर्श लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसे बताना होगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपने पसंद के विधि व्यवसायी अर्थात वकील से परामर्श ले सके, और बिना परामर्श का वो न बोलने के लिए अधिकृत है, नहीं बोलेगा। डंडा पड़ेगा तो बोल सकता है। 22 का 2 कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। देखिए, 1 और 2 ही ये साधारण मामलों पर लागू हैं और ये नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक है। हालांकि गैर नागरिक भी यदि इसमें आते हैं तो उन पर भी यही लागू होंगे, लेकिन मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, साधारण मामले। साधारण मामले का मतलब हुआ है कि वैसे अपराध जो प्रायः होते रहते हैं उन सब मामलों के लिए। अब वैसा अपराध नहीं जो अलग होते हैं, जैसे कोई शत्रु देश का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जो भारत में वैसे कृत्य को कर रहा था जिससे देश की अखंडता या देश की जो समस्याएं हैं उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सरकार को लग रहा है या प्रशासन को लग रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिससे समाज में विद्वेष फैल रहा है, समाज में क्या कह सकते हैं नशा खुराकी फैल रही है, तो उस स्थितियों में फिर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, वो अलग मामला है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये 1 और 2, देखिए 22 1 और 2 जो है वो साधारण मामले के लिए हमने नीचे लिख दिया है कि शत्रु देश निवारक कानून में गिरफ्तार को नहीं, यानी यह केवल एक साधारण मामलों पर है। 22 का 1 और 2 जो है वो साधारण मामलों पर है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें जो 2 चीजें हैं, पहला कि कोई गिरफ्तार होगा तो उसको पुलिस को कारण बताना होगा, या जो भी अथॉरिटी उसको गिरफ्तार करेगी उसको कारण बताना होगा, और साथ ही वकील से परामर्श लेने की सुविधा उसको दी जाएगी और इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये 22 का 1 कहता है। दूसरा है 22 का 2 कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और न्यायिक मजिस्ट्रेट यह निर्णय करेंगे कि इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, रिमांड पर भेजा जाए, जेल में भेजा जाए या इसको छोड़ दिया जाए। तो ये 2 चीजें ठीक है, लेकिन ये 2 चीजें कुछ मामलों से अलग है, उसमें ये चीज नहीं मिलेगी। कहाँ नहीं मिलेगी सो देख लेते हैं। पहला कि जब आपकी गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश पर हुई है, यानी कि जब न्यायालय ने बोला कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, तो फिर यह सुविधा आपको नहीं मिलेगी। वहां पे आप नहीं कहिएगा कि हमको 24 घंटा के अंदर ले चलो मजिस्ट्रेट के पास, या हमको वकील से मिलने दो, या हमको बताओ हमको काहे गिरफ्तार किया। नहीं, चूंकि देखिए न्यायालय का मामला क्या होता है, न्यायालय पहले सम्मन जारी करती है, चूंकि वहाँ सारी प्रक्रियाएं पहले पूर्ण कर ली जाती है, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता है। दूसरा है आयकर न देने पर, यदि आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है
सम्मन आता है, आपने उस सारे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जो सरकार ने पहले से करवा रही होती है, उसमें यदि गिरफ्तार होंगे तो फिर इससे आपको वंचित किया जा सकता है। जन अधिकार गिरफ्तारी इत्यादि के मामलों में यह लागू नहीं होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश का है या उसको निवारक कानून के तहत हिरासत में लिया गया है तो फिर यह साधारण मामलों वाला कानून उस पर लागू नहीं होगा। और ये कौन कहता है? 22 का 3 कहता है। 22 का 3 कहता है कि खंड 1 एवं खंड 2 यानी कि खंड 1 एवं खंड 2 निवारक हिरासत एवं विदेशी शत्रु को प्राप्त नहीं है। यानी कि निवारक हिरासत में जो व्यक्ति लिया जाएगा और शत्रु देश का कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसे 1 और 2 प्राप्त नहीं है। यानी कि वो ये नहीं कह सकता है कि हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले चलिए या हमको वकील से मिलने दीजिए। उसको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, सभी को नहीं। सिर्फ 2 ही स्थिति में, शत्रु देश का कोई व्यक्ति है तब और कोई निवारक हिरासत में रखा गया है तब। यानी कि निवारक हिरासत का मैंने पहले भी बताया, यानी कि किसी सरकार को लगता है कि आप कोई अपराध करने वाले हैं या आपके द्वारा किसी अपराध को क्रियान्वित किया जाना। 22 का 4 देखिए, 1 और 2 साधारण मामला था, 3 परिभाषित किया कि किसे किसे नहीं प्राप्त होगा। 22 का 4 देखिए, 22 का 4 कहता है कि निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला कोई कानून किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखेगा जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड जिसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य व्यक्ति शामिल नहीं हो और उसने राय नहीं दी हो कि इसको रखा जाए। बड़ा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को निवारक कानून के तहत पकड़ा गया, कोई भी निवारक कानून, पोटा टाटा खत्म हो गया, अभी जो भी है यूएपीए के तहत ही किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हालांकि तो संसदीय कानून बनाया गया है तो उसमें फिर अलग मामला होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत में रखा गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को सरकार के किसी तंत्र ने पकड़ लिया है, बोला है कि देखिए आपके कारण कोई अपराध होने वाला है या आप एक ऐसे आपराधिक संगठन को चला रहे हैं जिसके द्वारा आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा अपराध किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को, यानी कि जो निवारक हिरासत में रखा गया जो व्यक्ति है, उसको अधिकतम 3 माह तक रखा जाएगा। हालांकि इसे छोटा करके 2 माह किया गया था, लेकिन अभी भी वो लागू नहीं है, 3 माह ही है। अधिकतम 3 माह ही रखा जाएगा। 3 माह के बाद फिर उसके साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन यदि कोई सलाहकार बोर्ड जो है उसको अनुमोदित कर दे कि नहीं इसको और समय तक रखिए, तो फिर उसको रखा जाएगा। और उस सलाहकार बोर्ड में कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ के जिलाधिकारी हो सकते हैं, पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं और लोग होंगे, लेकिन एक ऐसा न्यायिक व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। देखिए, परीक्षाओं में यही पूछ लेगा कि निवारक हिरासत में रखे जाने वाले के लिए जो सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है उसमें किस योग्यताधारी कानूनी व्यक्ति को रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रखने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और बोर्ड में और भी लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वही एक व्यक्ति रहेंगे या 2 ही व्यक्ति रहेंगे, बोर्ड बहुत तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन विधि के लिए एक कम से कम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये सलाहकार बोर्ड बनता है। क्या बनता है? सलाहकार बोर्ड। यही सलाहकार बोर्ड इसको बोलेगा कि इसे 3 महीना से ज़्यादा हिरासत में रखा जाए या नहीं रखा जाए। बात समझ रहे हैं? यानी कि किसी को निवारक हिरासत में रखा जाएगा तो अधिकतम 3 माह ही रखा जाएगा। 3 माह के बाद उसके साथ फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो साधारण मामलों में होती है, कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, कोर्ट निर्णय करेगी कि क्या है। लेकिन यदि सलाहकार बोर्ड बोल देती है कि नहीं इसको 3 महीना से और रखो, कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको रखा जाएगा। क्लियर है मामला? परीक्षाओं में जब पूछे इसको ध्यान रखेंगे। एक नज़र देख लीजिए। अब देखते हैं 22 का 5, 6 और 7। देखिए 5, 6 और 7 भी जो है वो इन्हीं निवारक हिरासत के लिए। अब क्या है और कैसे, इसको एक नज़र देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसके आगे के और खंडों को। देखिए इसमें और खंड है, 22 का 5, 22 का 6, 22 का 7, तीनों एक ही चीज़ है। कहीं कुछ इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सीधा सा है कि भाई कोई निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको भी जानने का हक है, उसको भी कुछ समझने का हक है कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ों को रखा गया। सबसे पहले
22 का 5 कहता है कि किसी निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को उन आधारों के बारे में आदेश देने वाला प्राधिकारी जानकारी प्रदान करेगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति को निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है या निवारक स्थितियों के में गिरफ्तार किया जाता है, तो वो जो प्राधिकारी यानी कि जिसने आदेश दिया है या जिसने गिरफ्तार किया है वो कहेगा कि हाँ हम आपको क्यों गिरफ्तार किए, ताकि वो बेचारा अपना बचाव कर सके। ऐसा नहीं है कि उसको बताएं ही नहीं और मैंने कुछ समझे नहीं कि भाई हमको क्यों गिरफ्तार कर दिया। मान के चलिए हम ही को गिरफ्तार किया गया कि भाई आपको हम गिरफ्तार करते हैं, तो पूछेंगे कि भाई हमको आपने क्यों गिरफ्तार किया, तो वो बोल सकता है कि देखिए आपकी बातों से, आपके भाषणों से हमें लग रहा है कि आप दंगा भड़काने वाले हैं, या आप संगठित रूप से कहीं बम विस्फोट करने वाले हैं, या आप जो हैं वो पूरे देश में या राज्य में या जिले में गलत चीज़ों का स्मगलिंग करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं, तो हम आपको गिरफ्तार करते हैं। तो बताएगा तो फिर हम आप एक कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे या अपने अभय दान के लिए कुछ न कुछ आग्रह करेंगे। ये 22 का 5 कहता है, लेकिन 22 का 6 फिर ये भी कहता है कि देखिए कुछ मामलों में यदि उस आदेश देने वाले प्राधिकारी को लगता है या कोई जो अधिकारी है उसके लिए जो नियुक्त है उसे लगता है कि सार्वजनिक हित के मामलों में नहीं बताया जा सकता या देश की रक्षा के कारण इसको नहीं बताया जा सकता, तो बताने से इनकार भी कर सकता है। यानी कि ये सारा जो मामला है वो इस पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति जिस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है उसकी गहराई कितनी है, उसका प्रभाव कितना है। यदि प्रभाव साधारण है तो बता सकता है, देश या राज्य या राष्ट्र की अखंडता जैसा कोई मामला है उसे नहीं बता सकता है और उसे गिरफ्तार करके रखा जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब कोई निवारक व्यक्ति को निवारक कानून के तहत रखा जाएगा तो उसे अधिकतम 3 महीने ही रखा जाएगा और 3 महीने के बाद वो तभी रखा जाएगा जब एक सलाहकार बोर्ड उसे अनुमोदित कर दे। और उस सलाहकार बोर्ड में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब उसे 22 का 7 देखिए, 22 का 7 जो है संसद को कुछ अधिकार देता है। संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकता है, 22 का 7 कहता है कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है वह परिस्थितियां जिनके तहत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के राय के बिना निवारक हिरासत को 3 माह से अधिक रखा जा सके, और साथ ही अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी मामले में रखा जा सके, और तीसरा सलाहकार बोर्ड बनने का प्रक्रिया और नियम। 22 के 7 को समझ लीजिए, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कोई ऐसा कानून बनाए कि जिसके तहत निवारक निरोध में रखा गया व्यक्ति को 3 महीना से ज़्यादा भी रख सके। ध्यान रखिए, साधारण मामलों में माने जो निवारक कानून है उसके तहत है कि 3 महीना ही रखा जा सके, लेकिन संसद को ऐसा कानून बना सकता है जिसमें आपको 3 महीना से ज़्यादा भी गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। मान के चलिए कि संसद ने कोई कानून बनाया, कोई भी कानून, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई हमको गिरफ्तार किए हैं तो हमको 3 महीना के अंदर कहीं सलाहकार बोर्ड से कहीं नहीं। यदि आपको संसदीय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है जो निवारक निरोध के लिए बनाए गए हैं, तो आपको अधिकतम 3 माह से ज़्यादा भी रखा जाएगा। मैंने पहले भी बोला था। दूसरा है कि वह अधिकतम अवधि, उसी का अगला है कि अधिकतम अवधि यानी कि 3 माह की जो अवधि है वो साधारण निवारक के लिए है और संसद के मन के ऊपर है कि वह निवारक निरोध के तहत जो गिरफ्तार करेगा वो अधिकतम अवधि कितनी होगी, और वह अधिकतम अवधि जो होगी वो सलाहकार बोर्ड के राय के बिना भी हो सकती है। ये दोनों वही चीज है, पहला और दूसरा। ये दोनों कह रहा है कि एक में कह रहा है कि संसद वह निर्धारित कर सकता है, यानी कि वह परिस्थितियां कर रहा है कि सलाहकार बोर्ड के राय के बिना भी किसी को ज्यादा रखा जा सके, यानी कि संसद को परिस्थिति आ गई है तो बताना होगा और उन परिस्थितियों के आधार पर कानून बना सकते हैं, और फिर जब वो कानून बनेगा तो आपको 3 महीना से ज्यादा भी रखा जाएगा। ये संसद का काम है। तीसरा है कि संसद ही वह कानून बनाएगी कि जैसा जो सलाहकार बोर्ड बनेगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, ये एक संसद का मामला है, संसद इसको बना सकते हैं। तो 5, 6 और 7 ये क्या था, 4, 5, 6, 7 ये निवारक निरोध के लिए था। 1, 2 क्या था, वो साधारण मामलों के लिए था, साधारण लोगों पर। 3 परिभाषित कर रहा था कि साधारण मामलों के कानून जो है 22 का 1 और 22 का 2 जो है वो आमुक पर लागू नहीं होंगे। तो ये है अनुच्छेद 22 में देखिए व्यापक रूप से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो यही पूछेगा सबसे पहला कि किसको क्या मामला प्राप्त है, साथ ही
जो मैंने बोला कि सलाहकार बोर्ड वाला जो मामला है वो आपसे अधिकतर बार मैंने देखा है प्रश्नों में पूछा जाता है, पूछ लेता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि 22 का 1 एवं 22 का 2 जो है वो सर्वसाधारण है। 22 का 4, 5, 6, 7 जो है 4, 5, 6 जो है विशिष्ट है, निवारक निरोध के लिए व्यक्ति के है, और 7 जो है वो संसद को प्राधिकृत करता है कि वह कैसे कैसे किस प्रकार से कानूनों को बना सकता है। एक नज़र देख लीजिए ताकि कहीं पे कोई समस्या न हो। और इसमें लगभग इतना ही मामले हैं जो संविधान में लिखित हैं। बाद में माननीय कोर्ट उसमें कुछ और परिभाषित कर दे या संसद उसमें जोड़ दे तो वो अलग मामला। तो आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।